6 घंटे रोड पे बिताने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो गई और रात 9:30 को हमने औरंगाबाद का सफ़र फिर से शुरू किया। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, औरंगाबाद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। कल रात ट्रैवलिंग की वजह से और थोड़ी बारिश भी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अगर आप औरंगाबाद या मराठवाड़ा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट अ राइट टाइम, क्योंकि बहुत सारी बारिश है और आपका प्लान क्या बहुत ही खतरनाक तरीके से कैंसिल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं औरंगाबाद में क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली औरंगाबाद में मेरी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब नोटिफिकेशन निकला था यूपीसी का, तब मैंने ट्राई किया कि मुंबई या पुणे एज ए सेंटर सिलेक्ट करूँ, लेकिन मुंबई या पुणे में से मैं कोई भी सेंटर सिलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय वो अवेलेबल नहीं थे और दो ही सेंटर अवेलेबल थे, एक था नागपुर और एक था औरंगाबाद। वैसे देखा जाए तो नागपुर हमारे यानी सातारा से बहुत दूरी पर है और हम कह सकते हैं औरंगाबाद इतनी दूरी पर नहीं है, इसलिए मैंने औरंगाबाद एज ए सेंटर सेलेक्ट किया। आपसे 2 घंटे बाद मेरी एग्ज़ाम है, लेकिन थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, तो सोचा कि आपसे बात कर लो। एक्चुअली क्या होता है कि आप पूरे साल मेहनत करते हैं और सिर्फ एक दिन आता है जब वो डिसाइड करता है कि आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आपके भाई के पास पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस है तो काम आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पेट में हम कह सकते हैं कि कुछ तो होता है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पेपर कैसा था ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन वो सब आज शाम 4:30 बजे के बाद। एक्चुअली योगेश और मामा ऊपर होटल के रूम में सो रहे हैं, तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं नीचे आकर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम थी वो इजी मोड पे थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें और अच्छी भी एग्ज़ाम थी। मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आज के एग्ज़ाम के आपको, ताकि आपको भी पता चले कि आईएएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? इसके ऑप्शन है, वे विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सी है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और डी यह कहता है कि यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार के बारे में। ये जो अधिकार है वो पहले यानी कि 1978 के पहले हम कह सकते हैं कि मूलभूत अधिकारों में से एक था, लेकिन 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से इसे हम कह सकते हैं मूलभूत अधिकार से एक लीगल राइट के रूप में रूपांतरित किया गया। अब इस अधिकार को हम एक लीगल राइट या हम कह सकते हैं कि विधिक अधिकार मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके हिसाब से कुछ शब्द भारत के हम कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। वो थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी और डी में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो हम ऑप्शन सी और डी डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे और बचते हैं ऑप्शन ए और बी। यानी कि अगर आपने भारत की प्रस्तावना या हम कह सकते हैं प्रियम्बल संविधान का ठीक से पढ़ा है तो आपको ये आंसर देना बहुत ही आसान होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भी दोस्तों कुछ सवाल होते हैं जो आपकी टेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सवाल हल करने के बाद आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। जो नंबर 4 का जो सवाल है वो कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है।
अगर आपने पॉलिटी का स्टडी बहुत अच्छी तरह से किया है तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आप इसका सवाल आसानी से दे सकते हैं। सवाल है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। दोस्तों, बी और सी ऑप्शंस डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो। अब इस केस में हम इंडिया का उदाहरण ले सकते हैं, जहां राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। और सी ऑप्शन जो है, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। हम यहाँ पे यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती। लेकिन संवैधानिक सरकार का आशय सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। जब आप देख सकते हैं कि कोई सरकार, मुझे यहाँ पर ऑप्शन डी बहुत ही योग्य लगा और वही आंसर भी है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी कहता है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो आप देख सकते हैं कि अपने आसपास के जो बहुत सारे देश है, वहाँ पर अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा तो जो तानाशाही चलती है सरकारों की, हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, एक और सवाल था जो अगर मैं गलती से गलत कर देता ना, तो मैं फार्मासिस्ट कहलाने के लायक नहीं रहता। सवाल ये था कि ट्राइक्लोसान कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। हम कह सकते हैं कि पिछले 10-11 सालों से ट्राइक्लोसान बहुत न्यूज़ में है और 2011 में लगभग इसे बैन किया गया था। ट्राइक्लोसान एक्चुअली है क्या है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो बॉडी सोप हम कह सकते हैं, फिर या हम कह सकते हैं अन्य प्रसाधन सामग्री यानी कि टॉयलेटरीज में यूज़ किया जाता है। और इसका जो फेमस ब्रांड था वो था कोलगेट टोटल जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते थे, उसमें भी ट्राइक्लोसान यूज़ किया जाता था। लेकिन अब उसमें ट्रेसेस नहीं मिलते ट्राइक्लोसान की, क्योंकि कंपनी ने वो विड्रॉ किए है वहाँ से। एक चर्चा में क्यों था ट्राइक्लोसान? एक्चुअली इट इज़ अ कैंसर कॉजिंग एजेंट। हाँ, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, लेकिन इससे कैंसर भी होता है, ऐसे स्टडीज़ में बाहर आया था, इसलिए इसे बैन किया गया था। बहुत सारे जो ड्रग्स थे, हम कह सकते बहुत सारे प्रोडक्ट थे उनमें से। और ये जो न्यूज़ थी 2019 में भी फिर से यूएसएफडीए के जो एक दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं 59 नंबर का, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूपीसी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था, या हम कह सकते हैं कि एक फ्री डिलीवरी थी या नो बॉल थी, क्योंकि मैंने इस पे आगे जाकर ऐसा घुमाया है कि मुझे 6 रन मिले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर तैयारी करके आया था कि मुझे आपको औरंगाबाद में जो फेमस प्लेसेस है, जहाँ पर मुझे पता था कि केव्स पे या अजंता केव्स या एलोरा केव्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले 10-15 सालों में आए हैं, या फिर आप प्रीलिम्स निकाल के देखिए या मेंस के क्वेश्चंस पेपर निकाल के देखिए। तो मैंने बहुत सारी तैयारी की थी और उसमें मैंने पढ़ा था कि अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी जो है, वाघुर नदी एक्चुअली ये है, उसकी वैली में स्थित है। तो हमने नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर बुक है उसमें भी पढ़ा था, और मैंने अलग से भी इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि कलेक्ट कर रखी थी। और क्वेश्चन मैंने जैसे ही देखा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अगर हाँ वो पूछते कि अगर एक और ऑप्शन में ए बी सी डी ऐसा कुछ होता तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा सवाल था कि अजंता गुफाएं कौन सा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था ए, यानी कि अजंता गुफाएं वाघुर नदी की घाटी में स्थित है। कभी कभी आपकी जो पैशन होती है वो आपको बहुत सारी मदद कर जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बताना था कि कैसे सवाल होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं।